इस मांगा की शुरुआत होती है रात में। दो लड़कियों को दिखाया जाता है, उन्हें चोट लगी होती है, इसलिए वो पत्थर के पीछे छुपे होते हैं। इनके बारे में बताया जाता है ये फ्लावर ग्रुप के मेंबर्स है। छोटी वाली का नाम बाईशाव है और बड़ी वाली का नाम बाइकिंगर है। तभी छोटी वाली पूछती है, सीनियर तुम ठीक हो ना? सीनियर कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन इस खतरे से जल्दी छुटकारा पाना होगा। इतना कहते ही हम देख सकते हैं पीछे से ग्रुप इनके पास बढ़ रही होती है। उनमें से ग्रुप की लीडर कहती है, एम्प्रेस को ऑफेंड करने के बाद भी भागने की सोच रहे हो, अपनी गलती मानकर अपने आप को हमारे हवाले कर दो। छोटी वाली बोलती है, गलती? कौन सी गलती? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम तो सिर्फ वूजी सेट की सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने आए थे। वूजी सेट की सेरेमनी में क्या हुआ वो दिखाया जाता है। मैंने देखा तुम लोग एक इंसान की रिचुअल कर रहे थे, इसलिए मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनको डर नहीं लगता है क्या? इंसान को हेवन एंड अर्थ के द्वारा निगल लिया जाएगा। मुझे क्यूरियस था, इसलिए क्वेश्चन पूछा, लेकिन हमें मारने के लिए हमारे पीछे ही पड़ गई। तुम्हारा वूजी सेक्ट इंसान की ज़िंदगी को बेकार समझता है। सच में वूजी सेक्ट एक डेमोनिक सेक्ट है। सुनने के बाद ग्रुप की लीडर बोलती है, तुमने क्यूरियोसिटी किसके बारे में पूछा था? वो आदमी कौन है, तुमको पता है क्या? वो एम्प्रेस का मास्टर है। ये सुनते ही दोनों लड़कियां चौंक जाते हैं। बाइकिंगर कहती है, इसका मतलब? ग्रुप की लीडर बोलती है, सही कहा, वो लेजेंडरी सुप्रीम डेमन है। सिर्फ वो एम्प्रेस का मास्टर ही नहीं, पॉइजन सुप्रीम ऑफ द साउथ एंड ब्लडथर्स्टी एसोसिएशन ऑफ वांगशी सिटी उन्हीं ने बनाया है। लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत, डेमन सुप्रीम के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? एम्प्रेस ने तुम्हारा पूरा सेट को बर्बाद ना करके तुम्हारा ऊपर एहसान किया है। इतना बोल के उनके ऊपर हमला करने के लिए जंप करते हुए कहती है, तुम्हारा अगले ज़िंदगी में सिर्फ अपने काम से काम रखो। इतना कहते ही अटैक करती है। बड़ी वाली कहती है, शाव है, भागो, मैं उसे रोक के रखता हूँ। इतना बोलने के बाद मैं आसमान में एक क्रैक की साउंड सुनाई देती है। वहाँ से बिजली आकर किलर्स के बीच में गिरती है। बड़ी वाली कहती है, क्या हो रहा है? अर्थक्वेक आ रहा है क्या? इतना बोलते ही सभी लोग ऊपर देखते हैं। माउंटेन के ऊपर इंसान खड़ा होता है। इसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम येशन है। शिवानजी सेठ का फार्मर हेड है और इस मांगा का मेन कैरेक्टर भी है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है, अभी ब्रेक तो नहीं हुआ। 100 साल तक सेकुलेशन में रहने के बाद भी अभी सेम रिलम पे ही हूँ, लेकिन अपना फिजिकल बॉडी का पावर बढ़ चुकी है। अब मैं अपने आप को एक इमॉर्टल कंसिडर कर सकता हूँ। इतना सोचते ही अपना हाथ का पावर चेक करने के लिए उसकी हाथ हिलाता है। उस पावर से किलर्स के नीचे का ज़मीन टूट जाती है। वो सभी उड़ते हुए चिल्लाकर कह रहे थे, क्या कर रहे हो? लेकिन सभी दूर जाके गिरने के बाद सभी लोगों को चोट लगती है। ग्रुप लीडर कहती है, डैम इट, इनको कोई एक्सपर्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं जल्द से जल्द सेक्ट लीडर को रिपोर्ट करना है। इतना बोलते ही सभी लोग वापस चले जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, नॉट बैड, बॉडी का पावर अच्छा है। इतना सोच के नीचे कुछ नोटिस करता है। वहाँ पर कोई है क्या? अभी मैंने माउंटेन को कट किया, मैंने नोटिस ही नहीं किया वहाँ कोई है। मैं गलती से उन्हें हर्ट तो नहीं किया ना? नहीं, लगता है वो पहले से ही इंजर्ड है, मुझे जाकर कंफर्म करना है। इतना सोच के नीचे आ रहा होता है। छोटी वाली कहती है, दीदी वो देखो, इस तरफ ही आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर नीचे उतरने के बाद पूछता है, तुम ठीक हो ना? लेकिन उसका प्रेशर के चक्कर में इनका हालत ख़राब होती है। लड़कियां मेन कैरेक्टर को सारी कहानी बताया जाता है, उनके साथ क्या हुआ। उनकी बात सुनने के बाद मेन कैरेक्टर बोलता है, तुमने गलती से कुछ बुरा बोल दिया, इसलिए वो सेक्ट वाले तुम्हारा पीछे पड़ गया। वो सेक्ट अच्छा नाम है, पता नहीं क्यों ये मेरे शिवानजी सेक्ट से मिलता जुलता है। और तुमने बताया एम्प्रेस, हाँ ये टाइटल डोमिनेटिंग लगती है। इसका मतलब ये नहीं वो किसी को भी ऐसे ही मरवा दे। अगर मेरा डिसिपल लुयान यानर होती तो ऐसा नहीं होने देती। छोटी वाली कहती है, आपकी तरह आपकी डिसिपल भी अच्छी होगी, है ना दीदी? बड़ी वाली सिर्फ बोलती है। मेन कैरेक्टर बोलता है, ठीक है, तुम लोग सही हो तो मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, मुझे काम है।
जाना होगा, इतना बोल के उड़कर चला जाता है। छोटी वाली कहती है आखिर एक एक्सपर्ट ही होता है, इतना जल्दी डिसअपियर हो गया। दीदी हम भी फ्यूचर में इतना पावरफुल बन पाएंगे? लेकिन हम देख सकते हैं किंगर कुछ भी नहीं बोल रही होती है। शाहे बोलती है दीदी क्या हुआ? किंगर को देख सकते हैं वो डर की वजह से नीचे बैठ जाती है और कहती है लुयान ह्यूनर, इसने बताया उसकी डिसिपल का नाम लुयान ह्यूनर है। शाहे तुम भूल गई, एम्प्रेस हमें मरने के लिए हमारे पीछे पड़ी थी, उसका नाम भी लुयान ह्यूनर है। ये सुनने के बाद शाहे भी शॉक हो जाती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है पता नहीं मेरी प्यारी डिसेबल क्या कर रही होगी। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। कोई मास्टर कह रहा होता है। एक छोटी लड़की पूछती है मास्टर आप सच में हमें छोड़ के सिकुलेशन पर जाना चाहते हैं क्या? ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कोई बात नहीं, मैंने सभी गद्दारों को मार दिया है, अगले 100 सालों तक कोई हमारी शिवांजी सेठ को अफेंड करने के बारे में नहीं सोचेगा, किसी को भी डरने की कोई बात नहीं है। यानर रोते हुए कहती है मास्टर आप हमें छोड़ के मत जाइए। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर जोर से कहता है चुप हो जाओ, मेरी सारी स्किल्स एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसलिए तुम लोग फ्यूचर में पीसफुल से रहो। मास्टर हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। शिवांजी सेठ मेरी कमांड सुनो, मैं सिकुलेशन पर जा रहा हूँ, इसलिए आज से सेठ के सभी डिसाइपल्स सिर्फ कल्टीवेशन पे ध्यान दो, इतना कह के सिकुलेशन पर जाता है। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सिर्फ 100 सालों में सेठ का स्पिरिचुअल वेन एंड स्पिरिचुअल माउंटेन रिवाइव हो चुकी है। इंटरेस्टिंग। हमारा मेन कैरेक्टर नीचे देखने के लिए नीचे उतरता है। वहां पर खड़े हुए लोग कह रहे होते हैं हे भगवान, ये आउटफिट तो जल्दी कर चलो, ऐसा कुछ कह रहे होते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इनकी बातों के ऊपर ध्यान ना देकर सीधे चलते हुए कह रहा होता है वेन सेठ का बाहर का मार्केट भी इतना प्रॉस्परस हो चुका है, सच में अपने डिसाइपल को ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस गेन करने के लिए छोड़ना ये मेरा सही फैसला था। तभी उसकी नजर डॉल्स के ऊपर पड़ती है। वो देखने के बाद कहता है वाह, लगता है अभी भी पॉपुलर है। पास्ट में सिर्फ 1000 माइल्स किलिंग तलिस्मान और एक्सपोर्टिंग पिल्सी बेचते थे, पता नहीं क्यों ये लकड़ी का पुतला कुछ फेमिलियर सा लगता है। दुकान मालिक से पूछता है आपका वुडन पपेट किस महान आदमी जैसा बनाया है। ये सुनने के बाद दुकान मालिक डर से अपनी दुकान को बंद करते हुए बोलता है मैं एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ, प्लीज आप मुझे जाने दो। अपनी सर को 3 इंच ऊपर करके पीछे मुड़ो, तुम देख सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर देखता है डैम इट, क्या हो रहा है यहाँ? ये स्टैचू तो मेरी तरह कपड़े क्यों पहना है, ये बहुत बड़ा है। स्टैचू के ऊपर वूजी सेक्ट लिखा होता है। वो देखने के बाद सोच रहा होता है ये शिवांजी सेक्ट नहीं है क्या? वूजी सेक्ट, ये वही सेक्ट तो नहीं फ्लावर ग्रुप के लड़कियों के पीछे पड़ा था, लगता है। इतना सोच ही रहा होता है, कोई आकर कहता है यही है वो चोर, स्टैचू की तरह कपड़े पहन के दुकान को लूटता है, इसलिए सभी लोग डोर्स क्लोज करके अंदर ही है, बाहर कोई नहीं आ रहा है। उस आदमी के साथ कुछ लड़कियां आई होती है। उसमें से एक लड़की कहती है दिन में क्राइम कर रहे हो, तुम मरना डिजर्व करते हो। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये कौन सा क्राइम है, मैं अपनी खुद की कपड़े पहना हूँ, बल्कि मैं पूछना चाहता हूँ उधर देखो इतना बड़ा स्टैचू क्या है। और मेरा शिवांजी से इतना कह रहा होता है, सारी लड़कियां जंप करके चेन से फॉर्मेशन बना के हमारी मेन कैरेक्टर को पकड़ लेते हैं, जिसका नाम 8 लाख फॉर्मेशन होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आसानी से उसे तोड़ देता है और कहता है पूरा बात तो बोलने दो। फॉर्मेशन ब्रेक होने की वजह से लड़कियां शॉक हो गए होते हैं और कहते हैं ये हमारी मेजेस्टी का फॉर्मेशन था, ऐसे ही टूट गई, ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ हमारे मेजेस्टी ही इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकती है। मन में सोच रही होती है ये वही है क्या, और दोनों लड़के एक दूसरे को देखकर सिर हिलाते हैं। अगले पल ही अपने कपड़े खोल रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर देख के कहता है ये फालतू सा सेलेक्टिव टिक मेरे ऊपर काम नहीं आएगा। सारी लड़कियां नॉर्मल ड्रेस पहनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर को वुजी सेट में स्वागत करते हैं।
एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के पूछती है, आप वही हो ना जो गोल्डन लव फॉर्मेशन को क्रिएट करने वाला वेनरेबल एशियन। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर को कुछ समझ नहीं आता क्या बोले। दूसरी लड़की कहती है, आप हमारे साथ स्टार गेजिंग टावर चलिए, मेजेस्टी आपका इंतजार कर रही है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, कौन है मेजेस्टी, मेरे लिए क्यों इंतजार कर रही है। लड़की कहती है, आप परेशान मत हुए, आपको वहां जाने के बाद सब समझ जाएंगे। फिर हमें स्टार गेजिंग टावर का मिनल का सीन दिखाया जाता है। ऊपर से एम्प्रेस पर्दे के पीछे से बोल रही होती है, तुम ही हो क्या गोल्डन फॉर्मेशन को तोड़ने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, सही कहा, मैं शिवाजी सेठ का सेक्ट लीडर एशियन, मैं अबर इंक्वायरी करने आया, मेरा सेट इतना बोल ही रहा होता है। ऊपर से एम्प्रेस सीधा अपनी मेन कैरेक्टर के ऊपर जंप करते हुए कहती है, 100 साल होने के बाद फाइनली तुम्हें देख सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, क्या ये वही लड़की है क्या, सिर्फ रोना आता था, आज देखो कैसे है। एक सेकेंड, तुम पहले मुझे छोड़ो। नहीं, मैंने आपके लिए कितना इंतजार किया, कुछ भी हो जाए मैं फिर से आपको नहीं जाने दूंगी, मरने के बाद भी हम दोनों साथ में दफन होंगे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एम्प्रेस मेन कैरेक्टर के ऊपर बैठी होती है। मेन कैरेक्टर कहता है, क्या मरने की बात कर रही हो, पहले तुम मेरे ऊपर से हटो। लेकिन एम्प्रेस उसके छाती के ऊपर हाथ रख के, अब इतना समय हो चुका है, अभी तुम ऐसे प्रेटेंड करते हो जैसे कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है। कितनी दुख की बात है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना तुम ऐसे बिहेव करोगे और मुझे उतना ही मजा आएगा। इतना कहते ही डांस ऑफ द स्काई एक्सट्रीम टेक्निक से उसे बांध लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, ये ब्रोकन गेट ऑफ 9 फील्ड्स टेक्निक है, मैंने सेकुलेशन में जाने से पहले ये लास्ट मूव यानर को सिखाया था, ये सच में यानर है। यानर कहती है, मास्टर, इतने सालों में यानर आपने सिखाया हुआ सारे स्पेल्स को सीख लिया है, मैं आपकी डिसेबल सिंसियर से आपकी सिखाया गया टेक्निक्स को मास्टर किया, सिर्फ इस दिन के लिए। इस दिन से आप और मैं मरते दम तक साथ में रहेंगे। लेकिन उससे पहले चाकू निकाल के अपनी जीभ से चाटते हुए लगती है और कहती है, मास्टर आप यानर को एक छोटा सा प्रॉमिस कीजिए, मुझे पता है आप सारी चीज़ों में एक्सीलेंट है, लेकिन आपकी बॉडी इंडिस्ट्रक्टेबल नहीं है, इसलिए मैं आपकी दोनों पैर कट करूंगी और आप कहीं पे भी नहीं जा पाओगे। कोई बात नहीं है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए दर्द होगा, बाद में एटर्नल हैप्पीनेस ही है। कहते ही चाकू से पैर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उस अटैक से कुछ नहीं होता है। ये देखने के बाद मन में सोचती है, यह कैसा हो सकता है, ये कट क्यों नहीं हुआ, ये इम्पॉसिबल है। हंसते हुए कहती है, इस बार मैं सीरियस से करूंगी। मैं सोच रही होती है, ब्लेड मेटेराइट से बनी है, लगता है मैंने इनफ फोर्स नहीं लगाया था, इतना सोच रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये एटीट्यूड जब तक गोल को अचीव करना लेती तब तक हार ना मानने वाली, ये सच में यानर की स्टाइल है। बुद्धू डिसेबल, तुम्हारा मास्टर होकर मैं कैसे नहीं प्रोग्रेस करता। इतना बोलते ही एक जोरदार अटैक करता है। 100 साल होने के बाद भी मास्टर एक मास्टर ही रहता है। मेरे दिल में यानर हमेशा मेरी लवली डिसेबल रहेगी। इतना बोल के उसकी तरफ देखता है। हम देख सकते हैं उस अटैक की वजह से यानर के कपड़े जल गए होते हैं। यानर कहती है, मास्टर आप सच में उस तरह सोचते हैं क्या। हमारा मेन कैरेक्टर यानर को ऐसे देख के उसका नस ब्लीडिंग होती है और मन में सोच रहा होता है अटैक कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था। अपनी मुंह छुपाते हुए कहता है, मास्टर चेंज नहीं हुआ है, पहले तुम जाकर अपनी कपड़े बदल लो। यानर कहती है, मास्टर अब बहुत बड़े झूठे बोल रहे हैं, आप 100 साल होने के बाद भी आपका दिल नहीं बदला है, लेकिन आपने हमारे बीच का प्रॉमिस के बारे में मेंशन ही नहीं किया, सच में आप उसे भूल चुके हैं। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर को कुछ याद आता है, मन में सोचता है प्रॉमिस, फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यानर कह रही होती है, अब बहुत बड़े झूठे हैं, आपने कहा ये फॉर्मेशन ब्रेक नहीं होगा, लेकिन फिर भी यानर को चोट लगी है, मेरा चेहरा खराब हो चुकी है, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, किसने कहा ऐसा, इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रेंथ ही ब्यूटी है। यानर ने तो इतनी छोटी सी उम्र में भी ब्लैक डियर डेमन को डिफीट किया है, वो कैसे सुंदर नहीं हो सकती है। मैं चाहता हूँ हमेशा यानर मास्टर के साथ रहे।
एनर कहती है, मास्टर आप हमेशा एनर के साथ रहना चाहते हैं क्या? ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मास्टर ने कभी तुमसे झूठ बोला है क्या? तो ठीक है, आज से एनर और मास्टर हमेशा साथ में रहेंगे सेट के साथ। इतना कहते ही प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर एनर को गले लगाया होता है और कहता है, एनर भी नहीं बदली है, मैं हूँ जो लेट से आया है। ये सुनने के बाद एनर रोते हुए कहती है, मास्टर आप अकेले क्यों आए हैं? इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों बैठे होते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है, तुमने इसलिए सेट का नाम चेंज किया था ताकि बचे हुए एविल हमारे ऊपर हमला ना करे, इसलिए तुम काफी मेहनत कर रहे हो। एनर कहती है, मास्टर अब वापस आ चुके हैं, ये सभी छोटी बात है। शर्माते हुए कहती है, मास्टर अब आप वापस आ चुके हैं, हमारे बीच का प्रॉमिस अभी बरकरार है ना? ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, प्रॉमिस उस समय किया था, सभी लोग सेट के साथ रहेंगे हमेशा के लिए। एनर सच में एक छोटी बच्ची है। एनर से कहता है, मास्टर अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं करेंगे। इतना सुनने के बाद एनर को देख सकते हैं, खुशी से वो शर्माते हुए मन में सोच रही होती है, मास्टर ने एग्री किया हमेशा मेरे साथ रहने का, इसका मतलब ये शादी का प्रॉमिस है। इतना सोच रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर जाते हुए कहता है, हमें प्रॉमिस निभाना है तो सबसे जरूरी बात। एनर कहती है, यस मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी किसी से पूछ लूंगी एक अच्छी दिन को चूज करने के लिए। मन में एंगेजमेंट और शादी के बारे में ही सोच रही होती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कुछ और ही सोच रहा होता है। ये अच्छी बात है, सभी लोग आएंगे गैदरिंग पर। वे लड़कियां का रिपोर्ट करती हैं और बोलती है, योर मैजेस्टी फेंगहुआ टीम ने रिपोर्ट किया, हेवनली बुक अवेक हो चुका है। सभी मेजर टेक फोर्स ज्वाइन करके तियांशु सिटी की तरफ जा रहे हैं। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, तियांशु, इसका मतलब स्पेकुलेशन पे जाने से पहले मैं उसे लेना भूल गया था। एम्प्रेस कहती है, हेवनली बुक हमारी सेक्ट को बिलोंग करती है, अब एशियन वापस आ चुका है। हेवनली बुक नेचुरली वो रिस्पॉन्ड देगा। उस बुक को मेनलैंड में वापस लाने के लिए मैं पर्सनली जाऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, एक मिनट रुको, मैं उसे लाऊंगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में तियांशु सिटी का सीन दिखाया जाता है। एक लड़का चिल्लाते हुए कह रहा होता है, 3 साल का समय हो चुका है, फिर से एक बार हेवनली बुक का ओनरशिप के लिए बैटल होगा। इस बार टिंगचांग सेट ने डिक्लेयर किया है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे और जीतेंगे। वो लड़का हमारा मेन कैरेक्टर से पूछता है, सर कल्टिवेटर आपको भी तियांशु न्यूज़ का कॉपी चाहिए क्या? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, नो थैंक्स, वहाँ लोग बात कर रहे होते हैं, मैं बेट करता हूँ इस बार टिंगचाओ सेट ही जीतेगा। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, तियांशु सिटी 100 साल पहले एक फॉरेस्ट हुआ करती थी, ये प्लेस बहुत चेंज हो चुके हैं, मैं अपना रास्ता ही ढूंढ नहीं सकता। हमारा मेन कैरेक्टर के पास एक पेपर कैन होते हैं, उसमें से लिटिल एनर कहती है, मैं आपके साथ हूँ, मेनलैंड में डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ से राइट मुड़िए। मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, फॉर्चुनेटली एनर ने पेपर स्पिरिट कैन दिया मुझे गाइड करने के लिए। एनर ने कहा, यहाँ कोई सीक्रेट अटेंडेंट है, लेकिन यहाँ मैं अपनी खुद की प्रॉपर्टी लेने आया हूँ, मुझे नहीं लगता कोई अटेंडेंट की ज़रूरत है। उस पेपर कैन से एनर बोलती है, जब आप सर्कुलेशन पे चल गए थे तब हेवनली बुक को इसी सिटी में स्टोर किया गया था और खबर फैलाया हेवनली बुक इसी सिटी में है, जिसकी वजह से सभी फैमिलीज आपस में लड़ने लगी हेवनली बुक के लिए। इस वजह से एनिमी उनका ध्यान हमारे ऊपर से हट गया। इसी एडवांटेज उठा के एनर ने सेट को स्ट्रांग बनाने लगी। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है, मेरी प्रॉपर्टी को चारे की तरह इस्तेमाल किया, ये काफ़ी बढ़िया प्लान था, एनर सच में बड़ी हो चुकी है। पेपर क्रेन बोलती है, आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, आपका अटेंडेंट यहीं पर होगा और आपके लिए एक मैसेज है। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, एनर मुझे कुछ और बताना चाहती है? एनर कहती है, मास्टर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये अटेंडेंट शिवाजी सेट का एक सीक्रेट एजेंट है, हमारे सेट का कोड चेंज नहीं हुआ है। और एक बात, आप हेवनली बुक को लेने के बाद जल्दी वापस आ जाना, समझ गए? और लड़कियों को देखना भी मत, संभाल के रहिए। इतना कहते ही पेपर के जल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, सच में ये बच्ची कुछ ज़्यादा ही सोचती है, मेरे दिल में जगह नहीं है बच्ची है ऐसा करने की। हमारा मेन कैरेक्टर का ध्यान वहाँ पर फॉर्चून टेलिंग करने वाली के ऊपर जाती है और मन में सोचता है, ये वही अटेंडेंट होगी। वो आराम से नूडल कर रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आकर उससे पूछता है, मैं आपका नाम जान सकती हूँ क्या? वो लड़की मन में सोचती है, ये एक ग्रैंड मास्टर है। इतना सोचते ही नूडल्स के कप टेबल के ऊपर रखे
उसकी झंडा लेकर स्टाइल से कहती है, मेरा नाम शाओकियो है और लोग मुझे लिटिल आंटियान भी कहते हैं। मैं ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं आर्ट ऑफ रिडक्शन एंड मैरिज के बारे में बता सकती हूँ और मैं आपकी गुम गए चीज़ों को भी ढूंढ सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है हेवनली बुक के बारे में बात कर रही है। सच में इस लड़की अटेंड, मैं इसे एक कोड बताऊंगा। इतना सोचते ही उस लड़की के कान में एक कोड बताता है। सुनने के बाद वो लड़की कहती है, तुम जाओ जाओ, मेरे काम पे इंटरप्ट मत करो। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है सच में प्रोफेशनल है, फिर से मुझे टेस्ट कर रही है। बोलता है हम एक फैमिली है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सुनने के बाद वो लड़की चिल्लाकर बोलती है, कौन है तुम्हारा फैमिली का पार्ट? तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है तो जाके डॉक्टर को दिखाओ। इतना कहते ही हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, मैं एक आइटम को ढूंढ रहा हूँ। इतना कहते ही उस लड़की के बॉडी में पावर रिलीज करता है। उसी वजह से वो अजीब सा एक्सप्रेशन बनाती है और मन में सोचती है, ये फीलिंग मेरा बॉडी हार्ट फील हो रही है। इसकी वजह से उसके कपड़े फट जाते हैं, लेकिन ये सच में फटा नहीं होता है, सिर्फ उसकी फीलिंग होती है। और कहती है, जब उसने टच किया मेरा एलिक्सर रिएक्ट किया। एक ही है जो मेरा इनर एलिक्सर को ऐसा रिएक्ट कर सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये आदमी मेरा किस्मत का ड्यूअल कल्टीवेटर है। सोच रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, तुम ठीक हो ना? क्या मैंने कुछ ज़्यादा फोर्स यूज़ किया? और अपना हाथ निकाल रहा होता है, लेकिन क्या उसकी हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं ही वो तुम जिसे ढूंढ रही हो, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही थी, मैं तुम्हें उस चीज़ के पास लेकर जाती हूँ, चलो। मन में सोचती है, मैं इसे जाने नहीं दूंगी और कहती है, ज़्यादा देर नहीं कर सकते, चलिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, रास्ता दिखाओ। दीवार के पीछे कोई आदमी बोल रहा होता है, एम्प्रेस ने मुझे सीक्रेटली कमांड किया था, पहले से कोई पर्सन आएगा उसे असिस्ट करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, तियांशु कॉन्फ्रेंस के ऊपर आता है। वहाँ बैठे हुए लोग बोल रहे होते हैं, टिंगचॉक सेट का लीडर का स्ट्रेंथ अंडर मेट नहीं कर सकते हैं। एक और बोलता है, इसका मतलब एवेंटली बुक वही लेकर जाएगा। दूसरा बंदा कहता है, बताना मुश्किल है। और किया और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इतना सारे लोग क्या कर रहे हैं? किया कहती है, ये नॉर्मल सी बात है, उधर देखो, तुम्हें जो चाहिए वो स्टेज के ऊपर है। सर कल्टीवेटर, लगता है आप थोड़ा पावरफुल है। इन लोगों की तरह आप भी एवेंटली बुक के लिए आए हैं। रूमर्स है, जो भी एवेंटली बुक को अपटेन करेगा वो मेनलैंड को भी अपटेन कर सकता है, लेकिन आपको बुक को वे करने के लिए गुड लक के अलावा आपको टियांशु सिटी के लॉर्ड के द्वारा रिकॉग्नाइज होना है। इसी रीज़न की वजह से वो स्टेज के ऊपर फाइटिंग कर रहे हैं। मेरे नज़र में आप टिंगशाओ सेट के लीडर से कुछ कम नहीं है। आपको वेनली बुक चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आप मेरे साथ ड्यूअल कल्टीवेट। इतना कह ही रहा होती है, हमारा मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है, लेकिन वहाँ से गायब हो गए होता है। लोग कहते हैं, उधर देखो, कोई ऊपर जा रहा है। स्टेज के ऊपर दो लोग फाइट कर रहे होते हैं। उसे इग्नोर मार के हमारा मेन कैरेक्टर सीधा बुक के पास जा रहा होता है। उनमें से एक पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, फाइट का एडवांटेज लेकर ट्रेजर को चुराना चाहते हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहते ही काफ़ी गुस्से से अटैक करने बढ़ रहे होते हैं। क्या और डर की वजह से अपना चेहरा कवर करती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है 100 साल पहले जब शुआन से डिक्लाइन हुआ तब चांगयोन कॉन्टिनेंट में सिविल वार होने लगी, लेकिन टिंग चाओ सेट जैसा एक कमजोर सेक्ट में एक जीनियस अपीयर हुआ और उसने अलग अलग स्किल्स और मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया। उसका सामना कोई नहीं कर सका। ये जीनियस और कोई नहीं, वो वही टियान हेंग है। इतना कहते ही हमें टियान को दिखाते हैं। वो हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है। उस अटैक की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उसे देखने के बाद लोग बोल रहे होते हैं, ये फिफ्थ स्टाइल ऑफ डिसइंटीग्रेशन पंच है। लगता है टियान हेंग गुस्सा हो चुका है, ये पावरफुल है और कौन जाके फाइट करेगा। क्योंकि वो मन में सोच रही होती है, ये सच में ट्रबलसम है। टियन हैंग नैरो माइंडेड है, वो ऐसे ही जाने नहीं देगा, मुझे ही जल्दी जाकर उसे बचाना होगा। इतना कहते ही जा रही होती है और हमें टियन हैंग को दिखाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये ग्रीटिंग करने का कोई नया तरीका है। टियन हैंग मन में सोचता है, इसने मेरा पंच को कैसे ब्लॉक किया, ये कहाँ से आया है। पीछे से सिटी लॉर्ड जांग जीशेंग कहता है, टियनहेंग, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा, तुम अपनी पूरी पावर से फाइट करो वरना मुसीबत हो सकती है।
टियानहेंग कहता है तुम चाहते हो मैं अपनी पूरी पावर से लड़ाई करूं। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके पंच ऑफ डिसइंटीग्रेशन सेकेंड स्टाइल से मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर रहा होता है। टियानहेंग कहता है बच्चे मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर दम है, लेकिन तुम्हें एक और बात बता दूं, पंच ऑफ डिसइंटीग्रेशन को मैंने ही क्रिएट किया है। फिस्ट के अलावा भी पैर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना कहते ही पैर से अटैक करता, उस अटैक की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर सीधा ऊपर उठ जाता है। लोग बोल रहे होते हैं टियानिंग ने उसकी टेक्निक को फिर से एडवांस किया, पहले वो फिर से फाइट करता था, पैर से भी अटैक कर सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है तियांशु कॉन्फ्रेंस सिमिलर है मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस जैसा, अच्छा होगा मैं भी इसी प्रोसेस को फॉलो करूँ। इतना सोच ही रहा होता है, टियानिंग जंप करके सीधा ऊपर आकर अटैक करता है। उससे हमारा मेन कैरेक्टर सीधा नीचे आकर लैंडिंग करता है और कहता है अच्छा हुआ शूज नहीं फट गई। टियानिंग फिर से अपनी पंच ऑफ डिसइंटीग्रेशन सेकेंड स्टाइल से हमारा मेन कैरेक्टर को पकड़ के जमीन पर पटक देता है और अपनी पैर से पंच ऑफ डिसइंटीग्रेशन सेकेंड स्टाइल से अटैक करता है। टियानहेंग वहां से जंप करके आता है और हंसते हुए कह रहा होता है मैं जीत गया, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, चलो फिर से हमें एवेंली बुक के बारे में डिस्कशन करते हैं। इतना कह रहा होता है, सिटी लॉर्ड कहता है वर्ल्ड भाई पीछे देखो। टियानहेंग पीछे देखता है, हमारा मेन कैरेक्टर सीधा अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन धीरे से उसके माथे पर क्लिक करता है। उसकी वजह से टियानहेंग सीधा पीछे जाकर दीवार से टकराता है। उसके पास आकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है गाइड करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अब एवेंली बुक मेरा है। लोग बोल रहे होते हैं क्या हुआ, उसने सिर्फ एक फ्लिक मारी, इतने में ही तियानहेंग हार गया। कौन है ये पर्सन, ये डिजर्व करता है एवेंली बुक को। तियानहेंग को दिखाते हैं उसकी हालत खराब होती है। वो कहता है जांग जिशन कब तक तुम खड़े रहोगे, मत बोलना, जो तुम्हें चाहिए वो सिर्फ टिंचा से ही दे सकती है। चांग जीशम बोलता है वर्ल्ड भाई तुम मान क्यों नहीं लेते, तुम्हारा स्किल्स अच्छा नहीं है। टियानहेंग तुम अभी नहीं समझे, क्योंकि तुम्हारी स्किल्स अच्छा नहीं है इसीलिए तुम प्यार करने वाले मर गए। ये सुनने के बाद टियानहेंग को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी पावर को एक्टिव करता है, आसमान से बिजली अपीयर होती है। चांग कहता है टियानहेंग तुम पागल हो गए क्या। जांग भी अपनी प्रोटेक्शन को एक्टिव करता है। लोग कहते हैं देखो जांग भी टेक्निक यूज कर रहा है। इस बार की टियांशु कॉन्फ्रेंस काफी इंटरेस्टिंग है। तभी आसमान से लाइट की बाल गिरने लगती है। जांग मन में सोचता है काफी देर हो गया, वो सीधा लोगों के ऊपर गिर रहे होते हैं। एक बाल आकर सीधा लड़की के अरमान के ऊपर गिरती है, तभी उसमें से बहुत लाइट निकलने लगती है और अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। पूरे अरीना में भी ब्लास्ट हो रही होती है, सभी लोग भाग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं ये क्या हो रहा है। किया किया को दिखाते हैं, वो भी ब्लास्ट से बच रही होती है और मन में सोचती है उस बुड्ढे टियांग ने थंडर को एक्टिव किया है, आधे घंटे में ये जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पता नहीं वो ब्लैड कैसे होगा, मुझे ही जाकर बचाना होगा। फिर हमें एशियन को दिखाते हैं, उनको साफ कर रहे होते हैं, उसके पास थंडर गिर रही होती है, लेकिन हाथ से उसे साइड में फेंक रहा होता है और मन में कहता है थंडर थोड़ा ये ट्रबलसम है। जांग से कहता है तुम्हें भी नहीं लगता। जांग मन में सोच रहा होता है इस बिजली टच होने से ही चमड़ी जल जाएगी, लेकिन ये बच्चा हाथ से ही साइड में फेंक रहा है। एशियन अपने कपड़े को देखकर कहता है वो नहीं, मेरा स्लीव जल गए है। वो कहता है एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अपनी बॉडी का स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। भी किया के बड़े बड़े अरमान सीधा उसके मुंह के पास आ जाते हैं। वो कहती है नहीं तुम ऐसे नहीं मर सकते। एशियन को अपनी अरमानों में चिपका लेती है और कहती है तुम्हें किसने कहा हीरो बनने के लिए, आखिर में मैं ही तुम्हें रिस्क्यू करना पड़ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है किस तरह का रिस्क्यू करना हुआ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कियाओ एशियन को पकड़ लिया होती है और उसके अरमानों से तलिस्मान निकाल कर कहती है हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते वरना दोबारा चांस नहीं मिलेगा। और एक तलिस्मान हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर फेंकती है और कहती है हिला मत, ये टेलीपोर्टेशन तलिस्मान है, ये सिर्फ एक बार ही यूज हो सकती है और मेरे पास सिर्फ 3 ही बचे हैं। और कहती है मैटर नहीं करता एवेंली बुक कितना ग्रेट है, लेकिन तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं है इडियट। लेट्स गो कह रही होती है, एक थंडर आकर उसकी तलिस्मान के ऊपर गिरती है।
इसी वजह से तलिस्मान जल जाती है। वो मन में सोचती है तलिस्मान तो जल गया, मैं नहीं जा सकती। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आकर उसे पकड़ता है और अपनी तलिस्मान भी निकाल लेता है और कहता है इडियट मैं नहीं तुम। वो हमें टियान हैंग को दिखाया जाता है। वो ऊपर खड़ा होता है, लोग कह रहे होते हैं मेरा पैर टूट गया, मैं भाग नहीं सकता, कोई मुझे बचाओ कह रहा होता है। लेकिन टियान हैंग हंस रहा होता है, मैं सक्सेस हो गया, मैं एवन को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, अब एवन लेबुक मरा है। टियान हैंग के सर पर एक पत्थर आकर लगती है और कह रहा होता है दी टिंचाओ से सच में पावरफुल है। थंडर को समन करना एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए नहीं हो सकता, लेकिन क्या तुम ये चाहते थे? उस अटैक की वजह से कियो बेहोश हो गई होती हैं। क्या तुम सुन रहे हो? ये सभी लोग चिल्ला रहे हैं। क्या तुम ये चाहते थे? तुम लोगों की ज़िंदगी को कुछ नहीं समझते, सिर्फ हेवनली बुक के लिए क्या ये वर्थ इट है? ये सुनने के बाद टियान हैंग अपनी एंसेंस को बनाकर कह रहा होता है मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। इतना कहते ही एक अटैक कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर आकर सीधा उसके मुंह पर एक पंच करता है और कहता है ठीक है, और मुझे भी कुछ भी नहीं कहना है। इतना कहते ही वो अपने पास हेवनली बुक को बुलाता है और कहता है क्योंकि हेवनली बुक मेरा ही प्रॉपर्टी है। इतना कहते ही हेवनली बुक में क्रैक हो रहे होते हैं और उसमें से एक स्क्रॉल निकल कर बाहर आती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ज़्यादा समय हो गया नहीं देखा, और फ्रेंड कहते ही और स्क्रॉल की मदद से एक स्पेल करता है। उसकी वजह से एक ग्रीन रंग की एनर्जी आकर सीधा सभी लोगों के चोट पर गिरती है। उसकी वजह से सभी लोगों का चोट हील हो रही होती है और लोग कह रहा होते हैं क्या ये हेवनली बुक का ब्लेसिंग है? टियान हैंग हार गया। ये यंगस्टर कौन है? इसने हेवनली बुक के लिया है, ये कौन है? कह रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर नीचे आता है और कियो को देखता है। वो अभी भी बेहोश हो गई होती है। एक कैसे हो सकता है, कहीं इसका हार्ट बीट तो नहीं रुक गया? तो ठीक है, और सोच रहा होता है क्या ये कुछ काफ़ी बड़े बड़े नहीं, अब नहीं सोच सकते, अब इसे पहले बचाना है क्योंकि ये यानर में से लोगों में से आती है। इतना कहते ही और सोच रहा होता है क्या मुझे याद आ गया, आर्ट्स लेफ्ट साइड में होती है। और उसकी बड़े बड़े अरमानों में हाथ डालकर कह रहा होता है नहीं, सच में इसकी हार्ट बीट नहीं है। क्या किया वो अभी बेहोश नहीं हो गई होती है, वो सिर्फ नाटक कर रही होती है और मन में सोच रही होती है मेरे हाथ तो राइट तरफ है, भगवान एक काफ़ी एम्बेरेसिंग है, मैं इसे बचाने स्टेज पर रही लेकिन ये मुझे बचा रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है उठने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे किया को उठा कर कह रहा होता है नहीं ये सही नहीं है, मुझे अच्छे से जगह ढूंढकर इसे अच्छी तरह से देखना होगा। ये सुनने के बाद किया मन में सोच रही होती है क्या एक अच्छी सी जगह, लगता है अब हम डुएल कल्टीवेट कर सकते हैं। इतना सोचते ही उसके मुंह से लार टपकने लगती है। पीछे से जांग मन में सोच रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कोई एगमैन आकर इस हेवनली बुक को लेगा। सोच रहा होता है पीछे से एक बंदा सिटी लॉर्ड को पुकार रहा होता है और उसके पास आकर उसकी मास्क निकाल लेता है। सिटी लॉर्ड जांग कहता है तुम एम्प्रेस का आदमी को अटेंड करने गए थे ना, तुम अब यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी कहता है मैं आपको यही बताने आया था। इतना कहते उसके कान में कुछ कहता है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर से कहता है एक मिनट रुकिए। इतना कहते ही वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास भाग कर आता है और कह रहा होता है आप वही हो ना दिबूजी सेठ का डेमन सुप्रीम? ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर को शक लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं तुम्हें कुछ गलत फैमिली हो गए हैं। इतना जान कह रहा होता है नहीं मैं अपने मुंह को बंद रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है नहीं मैं वो नहीं। घुटने में आकर वो कहता है मैं आपका जूनियर जांग जिशेन हूँ, जांग कॉन्ग का बेटा। इतना सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर को देख सकते हैं वो चौंक जाता है और हमें किया को दिखा जाता है, वो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जांग मेंशन के कोर्टयार्ड से। एक सर्वेंट गर्ल कह रही होती है मिस्टर विचेन प्लीज आप इस तरफ आइए। वो बुढ़ा कहता है अब इंजर्ड पर्सन का कंडीशन कैसी है? ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है सभी डॉक्टर्स ने ट्राई कर चुके हैं लेकिन वो अभी तक बेहोश ही है। बुढ़ा कहता है मैंने सुना है वो फीमेल कल्टीवेटर हेवनली बुक के ओनर के साथी है। लड़की कहती है आपने सही सुना है, कॉन्फ्रेंस के दौरान उसने अपनी जान पे खेलकर हेवनली बुक के ओनर के जान बचाई थी, इसी वजह से उसे चोट लगी है। इतने कहने के बाद सीधा दरवाज़ा ओपन करती है लेकिन वहाँ पर क्यों नहीं होती है। फिर हमें क्यों को दिखाते हैं, वो कमरे के बगल में छुपी होती है। कोई नहीं होने की वजह से वो बुढ़ा चला जाता है। लड़की कह रही होती है सर एक मिनट रुकिए मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ। तो फिर हमें क्यों को दिखाया जाता है, वो कह रही होती है
जांग ने तो मिस्टर रुईचन को भी बुला लिया। अच्छा हुआ मैंने वहाँ से जल्दी भाग लिया, वरना मैं एक्सपोज हो जाती। मैंने सोचा था कि बेहोश होने का नाटक करूँगी तो वो मेरा ध्यान रखेगा, इसी वजह से थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी उसे पता करती, लेकिन उसने तो मेरे जैसा लड़की को छोड़कर जांग के साथ चला गया। इतना कहते ही अपने बड़े बड़े अरमान के बीच में से तलिस्मान निकाल कर कह रही होती है, तुम जैसा चाहे वैसे मैं नहीं करने दूंगी। वो तलिस्मान के पीछा करने लगती हैं। तलिस्मान आकर सीधा एक दरवाजे पर लगती है और जल जाती हैं। क्या क्या कह रही होती है, तो तुम यहाँ पर हो, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरा तलिस्मान नहीं कर सकता। जब कोई मेरे साथ चिपक लेने के बाद मैटर नहीं करता कि तुम कहीं पे भी भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। इतना कहते ही बाहर की दरवाजे से कान लगा के सुनने लगती हैं, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसीलिए अपनी उंगली को चाटकर दरवाजे पर छेद करके उसे देखते हुए कह रही होती है, तुम लोग मुझे सुनने नहीं दे रहे हो, इसके अलावा मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो। इतना सोचते ही किया कि वो अंदर देखने लगती है, लेकिन वो कुछ देखकर चौंक जाती है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जांग के छाती के ऊपर हाथ रखा होता है। ये देखकर कियाव को गलत फैमिली हो जाती है। जांग तो असल में एक और मर्ग दिखा रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है इसमें कोई शक नहीं है कि ये जांग कांग का बेटा है। जांग बोलता है ये सिंबल जांग फैमिली के इनहेरिटेंस का है, सीनियर अब्बा विश्वास करते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे अब भी याद है जब मैं तुम्हारे पिताजी के साथ वार में जाता था, तुम छोटे थे, कुछ ही समय में बड़े हो गए हो, बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है। जांग कहता है मैं अब भी डरा हुआ हूँ, कुछ है आप नहीं जानते। 40 साल पहले जब मेरे पिताजी मरने की कगार पर थे, तब उन्होंने मुझे बुलाया उनके साथ रहने के लिए और सिटी लॉर्ड का पोजीशन को मुझे पास ऑन करने के लिए। उस वक्त मेरे और मेरे पिताजी के अलावा उस कमरे में एक और व्यक्ति मौजूद था। वो पर्सन और कोई नहीं, पॉइजन सुप्रीम है। पॉइजन सुप्रीम जंग से कहता है तो तुम नेक्स्ट सिटी लॉर्ड हो। जंग कहता है तियानशु सिटी आपने बनाया है, मैं तो सिर्फ अपनी पिताजी की जगह ले रहा हूँ एज ए सिटी लॉर्ड। ये सुनकर पॉइजन सुप्रीम कहती है तुम काफ़ी अच्छे हो, इसीलिए जांग कांग तुम्हें पसंद करता है। ठीक है, अब बातें बहुत हो गई। हेवनली बुक को प्रोटेक्ट करने के अलावा मैं चाहता हूँ तुम एक और मैसेज पास ऑन करो। जब हेवनली बुक अपनी मास्टर को रिकॉग्नाइज करने के बाद हेवनली बुक के ओनर को बता देना वो बुक लेकर जल्दी फूडी केव के पास आए। माय डियर मास्टर। हमें पॉइजन सुप्रीम का चेहरा दिखाते हैं। असल में ये एक लड़की होती है और ये हमारा मेन कैरेक्टर का डिसेबल भी है। फिर कह रही होती हैं आपको ये सीनियर सिस्टर यानर से सीक्रेट रखना होगा। ये सब कुछ जांग उसकी तरफ एक्टिंग करके बता रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है ये देखने में काफ़ी डिस्गस्टिंग लग रही है। तो फिर जांग से पूछता है तुम जिस पॉइजन सुप्रीम की बात कर रहे हो वही तो। जांग कहता है दैट्स राइट, वो आपकी थर्ड डिसेबल है लुयान। अब वो मेनलैंड के साउथर्न पार्ट को ऑक्यूपाई कर चुकी है और उसका लॉर्ड भी वही है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है मेरे डिसेबल तो आउटस्टैंडिंग है, इवन थर्ड डिसेबल कम टैलेंट के बावजूद भी वो अब एक बिग शॉट बन चुकी है। वो चाहती है मैं फुटियांग केव पर जाऊँ, वो बंजर माउंटेन जहाँ पर मैं और मेरे थर्ड डिसेबल एलिक्सर सुगाते थे। उसने कहा था यानर को नहीं बताने के लिए। इतना सोच ही रहा होता है जांग सीनियर कहकर घुटने पर आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लिटिल जांग क्या कर रहे हो तुम। जांग कहता है मेरे पिताजी चाहते थे वो हेवनली बुक के ओनर को पर्सनली वेलकम करे, इसलिए वो कड़ी मेहनत करते थे। नहीं सोचा था एक दिन ऐसा भी आएगा। मुझे पता है इतनी सी छोटी सी मैटर के लिए सीनियर को परेशान नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ हेल्प कीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लिटिल जांग मैं और तुम्हारा पिताजी दोस्त है, कैसे मैं इस मैटर को इग्नोर कर सकता हूँ, बताओ वो कहाँ पर है। जांग कहता है मेरे पिताजी अभी कुनलुन माउंटेन पे डीप स्लीप में है, पहले आप पॉइजन सुप्रीम मेंशन किया जगह पर जाइए। हमें क्या को दिखाते हैं, उसकी तो होश ही उड़ गई होती है। कह रही होती है सच्चा परवट, मैंने गलत समझ लिया, कम्प्लीटली गलत। फिर हमें किया की नज़र से हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। जैसे कि आप देख ही सकते हो किस पोजीशन पे है। क्या सोच रही होती है तो बात करने का तो सिर्फ बहाना था, ये सब कुछ करने के लिए
प्राइवेट मीटिंग कर रहे थे। फिर वो गुस्से से दरवाज़ा तोड़कर अंदर आती है, एक स्लीपिंग पिल फेंक देती है। इसकी वजह से कमरे में धुआं हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश हो जाता है। क्या क्या एक एविल सा फेस बनाकर उसकी तरफ बढ़ रही होती है। बगल में ही हेवनली बुक होती है, वो खुल जाती है, वो चमक रही होती है। अचानक उसमें से लड़कियां निकल कर आती है और किया को चारों तरफ से पकड़कर उसे मसाज देने लगते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है क्योंकि उसने नहीं सोचा था हेवनली बुक में कुछ ऐसा होगा। हेवनली बुक उसे अच्छे से बांध लेती है। क्या को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है क्योंकि चारों तरफ पर्पल कलर की लाइट चमक रही होती है। वो कुछ समझने से पहले ही वो हिप्नोटाइज हो जाती है। तो फिर वो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बैठ जाती है और अपने कपड़े को ऊपर की तरफ उठा रही होती है। यहीं पे हमारा इस एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड में देखा था क्यों हिप्नोटाइज होने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर बैठ जाती है। तो हेशन को होश आता है और कह रहा होता है, मुझे चक्कर आ रहा है, ये स्मेल तो अल्कोहल की है। मेरे चेहरे पर इतना साफ साफ सा क्या महसूस हो रहा है। फिर वो देखता है किया की हरमान उसके सामने होते हैं और किया उसके ऊपर बैठी होती है। वो मन में सोचता है ये क्या कर रही है। क्या उसे और चिपक रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे दूर करने लगता है और शांत से सोचता है क्या हुआ। मैं बेहोश होने से पहले इसने दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गई, फिर कुछ कह रही थी। उस वक्त सब कुछ ऑर्डिनरी था। मैं बेहोश होने के बाद भी कुछ हुआ होगा। क्या उसे हक कर लेती है और उसे सूंघने लगती है। फिर गर्दन पर किस कर लेती है और सूंघते हुए उसकी घोड़े की तरफ जाने लगती है। ये देखकर तो हमारा मेन कैरेक्टर का चेहरा पूरा लाल हो जाता है और उसकी गाल पकड़कर उसे दूर करने लगता है। क्या उसकी आँख पकड़ लेती है और उंगली को चाटने लगती है और हाथ से चेहरे पर रब करने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर देखता है बगल में ही हेवनली बुक ओपन होती है और उसमें से लाइट चमक रही होती है। इससे उसे समझ आ जाता है कि ये इस तरफ क्यों हरकत कर रही है। तो उसके सर पर उंगली रखता है जिससे वो कुत्ते की तरह उसके ऊपर जंप करके उसे चाटने लगती है। फिर हमें बताते हैं असल में एशियन हेवनली बुक को डर्टी बुक के नाम से भी बुलाता है। उसके अंदर एशियन का कई सालों का खजाना है, किसी को पता ना चले इसीलिए उसने हेवनली बुक के ऊपर स्पेल लगाया है। एशियन के अलावा सारे लोग हेवनली बुक को एक बार देखने से ही उनका ब्रेन वॉश हो जाता है। क्या कुत्ते की तरह वो कर रही होती है। एशियन मन में सोचता है इस लड़की को इस तरह कैसे देखूं और ये जानवर से लोगों में से आती है। मैं ऐसे ही बैठे नहीं रह सकता, कितना मुसीबत है। क्या को एक थप्पड़ लगाता है, वो जमीन पे गिर जाती है। एशियन कहता है तुम लक्की हो जो मुझसे मिल गई, वरना एक बार डार्क सोल ह्यूमन सोल के साथ मर्ज होने के बाद इसे ब्रेक करने के लिए ऑर्डिनरी स्पेल्स यूज करते हैं तो वो तुम्हारा सोल को भी हर्ट होगा और तुम पागल बन सकते हो। क्या की पीठ से डार्क सोल को निकालते हुए कहता है डार्क सोल को सेपरेटली रिमूव करने के बाद तुम वापस नॉर्मल हो सकते हो। फिर डार्क सोल को कम्प्लीटली रिमूव करता है। क्या को देख सकते हैं वो आराम से सो रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं आज तक किसी को भी इस तरीके से सोते हुए नहीं देखा, तुम काफ़ी सफ़र कर चुके हो। हेवनली बुक ब्लेस करे कि तुम्हें अच्छी सपने आए। जागने के बाद कर्ज कम्प्लीटली मिट गई होगी। उम्मीद करता हूँ तुम हेवनली बुक के इस राज को सीक्रेट रखोगी। एशियन को याद आता है कि उसकी 3 डिसेबल ने उस मिलने के लिए फुटियान के जाना है। जांग और किया सो रहे होते हैं। ये दोनों जागने से पहले ही फटाफट जाना होगा। तभी किया वेशन के कपड़ा पकड़ लेती है। नींद में ही कह रही होती है मास्टर क्या वो अच्छे से रहेगी, मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। क्या अकेले नहीं रहना चाहती है। ये बात करने वक्त उसके हक में से आंसू भी टपक रही होती हैं। एशियन आंसू को पोंछते हुए वहीं पर बैठ जाता है और क्या जागने तक का इंतजार करता है। हमें एम्प्रेस का सीन दिखाया जाता है, वो कह रही होती है और क्या। फिर हमें देख सकते हैं एम्प्रेस आराम से बेड पर लेटी होती है। सर्वेंट गर्ल नीचे घुटने पर होती है। एम्प्रेस कहती है क्या यही रीजन है सुप्रीम वापस नहीं आने का। सर्वेंट गर्ल कहती है मैं वहां पर जाने से पहले ही सुप्रीम उस सिटी से निकल चुके थे,
वहीं पर एक एल्डर होती है, वो कहती है नॉनसेंस, और मेजेस्टी सुप्रीम का एल्डर डिसिपल है, वो इन्हें बिना गुड बाय बताए वो कैसे जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि तुम और जांग मिलकर सुप्रीम को ट्रिक के और दूसरी जगह जाने पर। सर्वेंट गर्ल कह रही होती है, ऐसी बात नहीं है। मैं सुना है एक फीमेल कल्टीवेटर अपनी जान पे खेलकर सुप्रीम की जान बचाई थी और वो कोमा में चले गई थी। एम्प्रेस उठकर अंगड़ाई लेते हुए कहती है, तुम ये सब कुछ इसीलिए बता रहे हो कि तुम मौत को टाल सके। सर्वेंट गर्ल कहती है, सुप्रीम मेडिसिन ढूंढ रहे हैं फीमेल कल्टीवेटर के लिए और उसको उन्होंने साथ में लेकर गए हैं। एम्प्रेस स्माइल करते हुए कहती है, मास्टर अभी पहले की तरफ है, बेचारे और कमजोर लड़कियों को हेल्प करता है। सर्वेंट गर्ल पूरी तरफ घबरा चुकी होती है और मन में सोचती है, एक्चुअली एम्प्रेस में स्माइल कर रही है। एम्प्रेस नीचे आने लगती है और कपड़े बदलने के लिए कहती है, और वो कहती है, मैं पर्सनली जाकर सुप्रीम को इन्वाइट कर दूंगी सिटी में वापस आने के लिए। ये सुनने के बाद एल्डर कहती है, योर मेजेस्टी आप नहीं जा सकती। ये सुनकर एम्प्रेस उसकी तरफ गुस्से से देखने लगती है और कहती है, क्यों नहीं जा सकती। एल्डर घुटने पर आकर कहती है, योर मेजेस्टी माफ कीजिए, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, अभी करंट सिचुएशन ठीक नहीं है। एम्प्रेस कहती है, मुझे पता है, ब्लेड रिवर सेक्ट का एल्डर लेफंड थ्रीलम का स्ट्रांग पर्सन है और वो नॉर्थ पे ट्रूप्स रिक्रूट कर रहा है। मुझे लगता है हमारे सेट के ऊपर उनका कोई अच्छा इरादा नहीं है, इसलिए मैं सिटी छोड़ के नहीं जा सकती। एम्प्रेस किसी को बाहर रहने के लिए कहती है। एक लड़की आती है, ये टाइहे का जनरल शाओचू होती है, वो आकर एम्प्रेस को ग्रीट करती है। एम्प्रेस उससे कहती है, जनरल सुप्रीम को वापस लेकर आना, उसके साथ एक मैसेज को स्प्रेड करो। जनरल कहती है, डोंट वरी योर मेजेस्टी, चांगलांग कॉन्टिनेंट इतनी बड़ी नहीं है मैं सुप्रीम को ढूंढ ना सकूं। फिर हमें मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं, वो परेशान हो चुका होता है क्योंकि क्या उसका पीछा कर रही होती है। मन में सोचता है, ये लड़की इतनी अनोइंग क्यों है। उससे बचने के लिए मैंने वेनली बुक का हाइडिंग स्पेल यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा पीछा कर रही है। क्यों अभी भी कुत्ते की तरह स्मेल कर रही होती है। फिर वो तलिस्मान को निकाल के ऊपर फेंक देती है और कहती है, ये पाथ फाइंडिंग तलिस्मान है, काफ़ी वैल्यूबल है, लेकिन ये तुम्हारे लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये वेस्ट नहीं मानी जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर उस तलिस्मान को जला देता है। किया वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता लगता है एशियन वहीं पर है। वो कुछ भी नहीं बोलती, वो चुपचाप खड़ी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, अब से तुम मेरा पीछा नहीं कर पाओगी। इसे एनर ने कहा होगा मेरा पीछा करने के लिए, कुछ भी कारण हो मैं उसे मेरे साथ फुटियांक में नहीं ले जा सकता, माफ़ करना। पीछे से किया कहती है, तो तुम मुझे ऐड करते हो, माफ़ करना, कॉन्फ्रेंस के दौरान बिना सोचे ही मैंने बीच में कूद गई थी, उसकी वजह से तुम्हें काफ़ी परेशान हुई होगी, लेकिन मैं सच में चाहती थी तुम्हें बचाने के लिए। एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरी लंबी समय से एक इच्छा है, वो मैं मरने से पहले फुलफिल करना चाहती हूँ। तुम ही वो सिर्फ एक मेरी मदद कर सकते हो। मैं गिव अप नहीं करूँगी जब तक तुम मेरा हेल्प नहीं करते हो तब तक। क्या रोते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे भी तुम्हारे साथ लेकर चला और मेरा मदद करो। तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मुझे कुत्ते की तरह तुम ट्रीट कर सकते हो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब तो हमारा मेन कैरेक्टर भी स्पेल को हटा देता है। क्या उसे देखकर काफ़ी खुशी हो जाती है। उससे कहती है, थैंक यू सो मच, मैं वादा करती हूँ तुम्हें ट्रबल नहीं करूँगी। और कहती है, तुम्हें डाक पसंद है ना, एवेनली बुक की ज़रूरत नहीं है, मैं डाक की तरह प्रिटेंड करूँगी। क्या मन में सोचती है, अब सही है, वो काफ़ी खुश है, वो मेरा हेल्प करेगा, अब मेरी मास्टर बच पाएगी। तभी किया को इल्यूजन दिखती है, जैसे कि हेशन उसे चाकू मार देता है। किया भी कहती है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। वो तभी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ये इल्यूजन सिर्फ किया को दिख रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, ये क्या हो गई है, बात करते करते ही सडनली बेहोश हो गई। तभी पीछे की तरफ से कुछ महसूस होता है, वो कहता है, इस तरफ कुछ आ रहा है। पिछले एपिसोड में देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इस तरफ कुछ आ रहे है। वहाँ से एम्प्रेस निकल कर आती है और कहती है, मास्टर
वो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, यानर तुम यहाँ क्या कर रही हो। यानर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, मास्टर आपने अपने वादे को नहीं निभाया है। आपने कहा था एवेंट बुक को लेने के बाद आप वापस आ जाएंगे, लेकिन आपने अपने वादे पर कैसे मुकर सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, ऐसा नहीं है। वो भी कहती है, मास्टर आपने मुझे एक लेटर भी नहीं लिखा। ऐसा हो सकता है आपकी नज़र में मैं इस लायक नहीं हूँ आप मुझे एक लेटर भी लिख सके। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, दैट्स राइट, तुम इस लायक नहीं हो मैं तुम्हारे बारे में सोच सकूँ। इतना कहते ही उसे बीच में से पाट देता है। वो एनर्जी बन के वो वहाँ से उठ जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, एज एक्सपेक्टेड इट वाज ए टेम्परेस। फिर हमें टेम्परेस के बारे में बताया जाता है, ये चांगयान कॉन्टिनेंट का एक मिडल स्पिरिट्स होते हैं। ये कल्टिवेटर्स को इमोशंस को खाते हैं और करीबी लोगों का इल्यूजन्स दिखाते हैं, उनके माइंड में घुसकर उनकी सारी एनर्जी को चूसने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, ये लड़की इसी कारण से बेहोश हो गई होगी, लेकिन नाइट टाइम इनके लिए बेस्ट है, लेकिन इन्होंने अपने आप को दिन में ही शो कर दिया और इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन इन्होंने मुझे अभी अभी टच किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर का ध्यान क्या की तरफ जाता है, उसकी तरफ एनर्जी की याद बढ़ रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें दूर भगाता है और मन में सोचता है कुछ गलत है। मैंने अभी इन्हें ब्लॉक करने के लिए सील को लगाया है, लेकिन उसे उससे और तकलीफ हो रहा है। और हमें केव का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, वो गाना गा रही होती है और पीछे मुड़ के कहती है, बिग ब्रदर बिग सिस्टर आपको कैंडे चाहिए क्या। फिर हमें उनका सीन दिखाया जाता है, वो लोग वहाँ पर मर गए होते हैं और क्या कहती है, इसका कोई यूज नहीं है। आफ्टर ऑल मैं हमेशा अकेले रही हूँ, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है मेरा केयर कर सके। सभी लोग चाहते हैं मैं मर जाऊँ, हमेशा मुझे एंड करने के लिए आते हैं। मैं भी फाइट बैक करती हूँ अपनी जान बचाने के लिए। ऐसा हर दिन होता रहता है, पता नहीं ये सब किस दिन खत्म होगा। वो बाहर आती है, वहीं पर एक लड़की बैठकर वाइन पी रही होती है। वो क्यों को देखकर वो कहती है, यहाँ पर आओ माय डियर डिसेबल। क्यों मन में सोचती है, डैम इट, मैंने एक को मारना भूल गई हूँ। और उससे कहती है, तुम क्या बात कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही है। वो लड़की खड़े होते हुए कहती है, वहीं पर खड़ी हो जाओ, हिलो मत, मुझे डिटेल में बताने दो अपने बारे में। मैं ग्रेट फॉर्चून टेलर हूँ, शिवांजी सेठ। आधे महीने पहले एवेंस ने मुझे मैसेज सेंड किया, 100 माइल्स वेस्ट की तरफ ट्रैवल करने पर मैं अपनी किस्मत के डिसिपल से मिल सकती हूँ, वो तुम हो। क्या कहती है, तो ऐसी बात है तो मुझे मुझे अलो कीजिए आपको मास्टर बुलाने के लिए। क्या तुम मुझे कुछ भी देने के लिए तैयार हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा लाइफ। इतना कहते ही उसके पेट में चाकू घोंप देती है और दांत पीसते हुए कहती है, मास्टर बकवास, मैं तुम जैसे कई लोगों से मिल चुकी हूँ, वो सिर्फ मुझे यूज़ करना चाहते हैं। एलिक्सर दुकान पे ले जाकर मेरा दिल से एलिक्सर को रिफाइन करते हैं और सिर्फ इसलिए मेरे पास क्योंकि इन बॉडी है। जैसे ये बात कल्टिवेटर्स को पता चली, इससे वो इमोर्टल भी बन सकते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई न्याय नहीं है, कोई लॉ नहीं है। ऐसे बोल के वो रोते हुए अपने चाकू निकाल लेती है और औरत नीचे पड़ी होती है। क्या कहती है, तुम लोग मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते। तभी उसके मुंह से खून निकलने लगती है। वो गिरते हुए सोचती है, मेरी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और मेरा इनर डान मुझे ही स्वॉलो कर रही है। मैं अब मरने वाली हूँ, अब मेरी लाइफ एंड पर आ चुकी है। इस लाइफ में मेरा कोई फैमिली नहीं और फ्रेंड्स कोई नहीं है, इवन मुझे कैंडी तक का टेस्ट भी पता नहीं है। ऐसे ही मेरा लाइफ खत्म होने वाली है। एवेंस, मैंने कई एविल लोगों को मार चुकी हूँ, वो सच है, लेकिन मेरे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर नेक्स्ट लाइफ होगी तो मुझे एक नॉर्मल सा लाइफ दो। तभी क्या की कंधे पर कोई हाथ रखता है और उससे कहता है, नेक्स्ट लाइफ के लिए क्यों वेट करना है, तुम इस लाइफ में भी वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। ये वही लड़की होती है, मैं तुम्हारे शरीर पर एनर्जी ट्रांसफर कर रही हूँ तुम्हें बचाने के लिए, इसीलिए तुम हिलो मत। वो सुनकर क्या जोर से रोने लगती है। लड़की भी कहती है, क्यों रो रहे हो। क्या रोते हुए कहती है, क्या मैं और भी जिंदा रह सकती हूँ। और लड़की भी कहती है, ऑफ कोर्स तुम जिंदा भी रहोगी और अच्छे से जिंदगी अब से मास्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। वो दोनों अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर एक दिन उसकी मास्टर को चैन से दीवान पर बांध लिया होता है। क्या भी रोते हुए कहती है, मास्टर अब डरिए मत, अब मेरी बारी है आपको बचाने के लिए। मुझे सिर्फ जिसके पास वो आंगबाड़ी है उसे ढूंढकर उसके साथ डुएट कल्टीवेट करना है। फिर आपको मैं लैंग्विडिटी रिटर्न करूंगी, जितना आप लॉस किए थे उतना।
तो हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वो कहता है स्पिरिट इसको अंदर से खा रहा है, ये ज़्यादा देर तक संभाल नहीं सकती, मुझे ही जल्दी इसे ख़त्म करना होगा। यानर के जैसा दिखने वाला स्पिरिट्स आकर हमारा मेन कैरेक्टर से चिपकने लगते हैं और कह रहे होते हैं, डियर मास्टर हमारे साथ आकर मज़े करो ना। ये कह रही होती है, मास्टर आप आगे से लेना पसंद करोगे या पीछे से, चाहे तो मैं दोनों तरफ से मज़े दे सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक दफ़ा हो जाए ऐसे इतना कहकर एक अटैक करता है जिससे सभी गायब हो जाते हैं, लेकिन एक आकर पीछे गिरती है। वो अपनी जीभ को ओर से चाटते हुए कहती है, माय डियर मास्टर अब बहुत स्ट्रांग है, इतना उतावला क्यों हो रहे है। हमारा मेन कैरेक्टर आकर उसका पैर पकड़ लेता है, वो उसके छाती पे मार के नीचे गिरा देती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके पैर पर कुछ करता है जिससे उसे दर्द होती है, इसलिए वो चिल्लाने लगती है और मन में सोचती है मेरा पेट जल रहा है, हमने अभी तक मेन पॉइंट पर नहीं आए हैं। लेकिन वो कहती है, क्या कर रहे हो तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है क्या, ये प्लेजर पॉइंट है, जैसा इसका नाम है, ये प्लेजर को एक्सपीरियंस करने यूज होता है। तुमने फिजिकल फार्म को तो कल्टीवेट किया है, लेकिन इसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। वो कह रही होती है, मुझे जाने दो प्लीज। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, तुम्हारा असली बाहर आ रहा है। वो अब भी कह रही होती है, मास्टर मुझे जाने दो ना। जाने दूं तुम्हें? तुम इंसान के डिजायर से पैदा होते हो, तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए इंसान को अपनी डिजायर को छोड़कर सिर्फ अपनी ध्यान को एक ही गोल पर फोकस करना पड़ता है। तुम्हें और प्लेजर देने से तुम अपनी असली रूप में आओगे, अगर तुम्हें छोड़ देता हूँ तो पता नहीं कितने मासूम लोग तुम्हारे चपेट में आ जाएंगे। वो अब भी कह रही होती है, मास्टर ध्यान से देखिए, मैं यानर हूँ, आप मुझे ऐसे कैसे तड़पा सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, चुप हो जा, यानर का नाम लेने का तुम्हारा औकात नहीं है। यानर के माथे पे वो मार के वो तब छूट गया था जब उसने मैरो वॉशिंग पॉन्ड में गई थी सेट को बचाने के लिए। उसने पॉइजन को अपने बोन्स पर डालती रही 1 महीने के लिए, इवन मैं भी वो नहीं कर सकता था। उसने एक भी आंसू नहीं बहाया, बल्कि अपनी जूनियर सिस्टर पर तरस खाती थी। यानर सीरियस होने के अलावा दिल की भी अच्छी है, तो अपनी मतलब के लिए दूसरों का सेड्यूस कैसे कर सकती है, लेकिन तुम सिर्फ आवाज से भरी हुई मास्टर हो, दूसरों के मेमोरीज को छीनकर उनको तड़पाते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे और तड़पाने लगता है, जिससे वो अपना रियल फॉर्म में आता है। वो वहां से भाग के कियाव कियाव की तरफ जाने लगता है उसकी बॉडी को कब्जाने के लिए, लेकिन अचानक एक अटैक आकर उससे लगती है जिससे उसकी दो टुकड़े हो जाते हैं, जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी शॉक हो जाता है। तभी वहां पर स्वाड आकर गिरती है। जनरल भी बैडा एंट्री मारकर स्वाड लेती है और अपनी मास्क उतार कर हमारा मेन कैरेक्टर से कहती है, सच में आपको ढूंढना बहुत मुश्किल है,